अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। लास्ट हमने लेक्चर कहाँ तक ख़त्म किया था? डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर। क्या कहा था बच्चों मैंने डाल्टन्स लॉ? आपको दो तीन चीज़ें बताई थी कि प्रेशर ऑफ गैस मॉलिक्यूल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके था? जल्दी से बताओ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके था? कॉलिजन के। और कॉलिजन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? यस, कॉलिजन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? क्या कहा था? टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल। लेकिन डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग एक बात मैंने आपसे कही थी, याद होगा आपको, कि डिफरेंट अनरिएक्टिव गैसेस प्लेस इन अ सेम कंटेनर। एक ही कंटेनर में मुख्तलिफ अनरिएक्टिव गैसेस को अगर हम रखें वहां पर, क्या होगा? अनरिएक्टिव है, क्या कहा था हमने? जो आपस में कोलाइड नहीं करेंगी, लेकिन फिर भी वो क्या एक्सर्ट कर रही थी? पार्शियल प्रेशर। ये तो हम पढ़ चुके थे ना सारा, क्योंकि वो वॉल ऑफ कंटेनर से कोलाइड कर रही थी, लेकिन वो आपस में कोलाइड नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट नहीं हुआ। अच्छा, पार्शियल प्रेशर का लास्ट टाइम फॉर्मूला क्या पढ़ा था बेटा? यस, प्रेशर ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज इक्वल्स टू क्या पढ़ा था? नंबर ऑफ मोल किसी भी एक गैस का डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रेशर। ये मैंने आपको लिखवा दिया था बच्चों, याद रखना। इसकी एप्लीकेशन भी मैंने आपको बताई थी। सिन बोर्ड में जो एप्लीकेशन लिखी हुई है, गैस कलेक्ट ओवर द वाटर, वो वाली एप्लीकेशन लास्ट में हमने डिस्कस की थी। मैंने आपको मॉइस्ट गैस का फॉर्मूला बताया था। क्या था मॉइस्ट गैस का फॉर्मूला बच्चों? जल्दी से बताओ क्या होगा? यस, ड्राई गैस प्लस वाटर वेपर। और दूसरा हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था? जल्दी से बताओ। यस, ड्राई गैस मॉइस्ट गैस माइनस वाटर वेपर। ये पढ़ लिया था हमने। इसी तरह से एक एप्लीकेशन और पढ़ा रहा हूं जो फेडरल की बुक में लिखी हुई है। अब मैं चाहता हूं आप फेडरल वाली चीजें यहीं सीख लें, जरूरत ही ना आपको ढूंढ के निकालने की। ये भी डाल्टन्स लॉ की एप्लीकेशन है, आपने नहीं पढ़ी होगी, लेकिन पंजाब टेक्स्ट में है तो मैं साथ साथ लेके चल रहा हूं। देखें, सेकंड है बेटा, द रिस्पायरेशन प्रोसेस इन लिविंग थिंग्स डिपेंड्स द डिफरेंसेस इन पार्शियल प्रेशर। फिर देखें बेटा, द रिस्पायरेशन प्रोसेस इन लिविंग थिंग्स, ये जो रिस्पायरेशन प्रोसेस है लिविंग थिंग्स में, वो डिपेंड्स करता है डिफरेंसेस इन पार्शियल प्रेशर। अगर पार्शियल प्रेशर याद रखें, आउटसाइड सही है, बाहर का जो पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का, ठीक है, और लंग्स का जो पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का, अगर वो इक्वल होता तो हमारी रिस्पायरेशन पॉसिबल नहीं थी। अगर आपसे पूछ लें आउटसाइड द लंग्स एयर में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर क्या है, तो क्या जवाब होगा एमसीक्यूज में? तो ये फेडरल की बुक में लिखा है बेटा, याद रखना, ये हमारी बुक में नहीं है। 159 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और इनसाइड द सही है, लंग्स में जो है पार्शियल प्रेशर कितना होता है बेटा? 116 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इस डिफरेंस की वजह से ही रिस्पायरेशन पॉसिबल होती है। दूसरी एक बात आपको पता है, ये भी थर्ड, अगर आप कभी फेडरल की बुक देखें तो वहां लिखा हुआ है थर्ड। अगर आप देखेंगे एक एप्लीकेशन और है, जर्नल छोटी छोटी चीजें पढ़ लेते हैं, याद रह जाएगी, आपके काम में भी आएगी। सी डाइवर्स देखें आपने, समुद्र की गहराइयों में जो लोग डाइविंग करते हैं, डेप्थ जो होती है समुद्र की 40 मीटर अंदर जाएं तो वहां प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, 5 टाइम मल्टीपल होता है। आपको पता है ये 5 टाइम मल्टीपल, 159 से मल्टीपल 5 कर दें तो लोग जो अपने साथ टैंक लेके जाते हैं, हीलियोक्स कहते हैं जिसको, स्क्यूबा, समझ आ रही है बात? अगर उसमें पूछा जाए कौन सी गैसेस का मिक्सचर होता है, अगर हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चे नम्स का टेस्ट दें या किसी और कराची में डाव के लिए अप्लाई करें, कहीं भी अप्लाई करें तो याद रखेगा उसको हम हीलियोक्स कहते हैं, स्क्यूबा भी कह रहे हैं। और याद रखेगा उसमें 2 गैसेस का मिक्सचर होता है, हीलियम और ऑक्सीजन का। सी डाइवर्स जो अपने साथ टैंक लेके जाते हैं उसमें 2 गैसेस का मिक्सचर होता है, हीलियम एंड ऑक्सीजन। 96% हीलियम होती है, 4% ऑक्सीजन होती है, याद रखेगा, क्योंकि ऑलरेडी गैसेस का ऑक्सीजन का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, तो ये याद रहेगा। ये एक्स्ट्रा चीजें हमने पढ़ी हैं।
अगर आप तैयारी कर रहे हैं कहीं और नम्स की, आर्मी मेडिकल की या कहीं पर भी अप्लाई कर रहे हैं, तो ये 2-4 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं फेडरल की जो मैंने आपको बता दी हैं। यही क्वेश्चन होते हैं, कभी कभार इधर उधर से आ जाते हैं, तो हम कहते हैं हमारी बुक में, सिंटैक्स बुक बोर्ड में तो ये लिखा हुआ नहीं है कि भाई सी डाइवर्स टैंक के अंदर कौन सी गैसेज होती हैं, उसको हीलियोक्स कहते हैं। या कभी हम ये तो पढ़ते नहीं है कि आउटसाइड द लंग्स ये जो है एयर में ऑक्सीजन का प्रेशर क्या है, पार्शियल प्रेशर, या लंग्स में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर क्या है। तो ये चीजें एक्स्ट्रा हम कर रहे हैं, इसको एक दफा लिखना तो है नहीं, अपने वर्ड्स में पढ़ लेना कि भाई 159 होता है, 116 होता है, हीलियम और ऑक्सीजन मैंने आपको जर्नल बता दिया। अब स्टार्ट करते हैं बेटा। अगर कोई न्यूमेरिकल आती है डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर में, तो 1 मिनट में होने वाली न्यूमेरिकल वो कौन सी है? सबसे आसान और सिंपल न्यूमेरिकल है। लिखवाऊं न्यूमेरिकल का क्वेश्चन? ठीक है, इसको मिटा देता हूं बेटा। ठीक है, क्वेश्चन लिखवाता हूं। देखें बेटा, क्वेश्चन क्या है? द पार्शियल प्रेशर, लिख देता हूं क्वेश्चन नंबर 1, प्रॉब्लम नंबर 1 बेटा। द पार्शियल प्रेशर, या यूं कह दें द टोटल प्रेशर 760 टॉर। सही है, टोटल प्रेशर हमें कितना गिवन है? 760 टॉर है। सही है, द टोटल प्रेशर ऑफ गैस क्या है? 760 टॉर। एंड द नंबर ऑफ मोल एंड 2 मोल नाइट्रोजन। ये आपकी बुक का ही क्वेश्चन लिख रहा हूं बेटा। एंड 4 मोल कार्बन डाइऑक्साइड। फाइंड द partial pressure of नाइट्रोजन गैस। मुझे एक्यूरेट तो याद नहीं है बुक में आपके सिंटैक्स बुक बोर्ड में क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन, लेकिन उससे ही मैच करता हुआ मैंने वही वैल्यूज लिखने की कोशिश की है। अगर सवाल में कहीं एंड ऑफ अगर ज्यादा या कम लगा दिया हो तो वो आप लिख लेगा, लेकिन इस तरह की न्यूमेरिकल आ सकती है। आपको न्यूमेरिकल से ताल्लुक के सवाल को छोड़ दें, आपने पार्शियल प्रेशर फाइंड करना है। हो सकता है यहां पर 760 टॉर की जगह 1500 लिखा होता, 1000 लिखा हुआ होता, 1530 लिखा होता, 1600 लिखा होता, एग्जामिनर की मर्जी थी। 2 मोल की जगह 1 मोल होता नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड 4 मोल की जगह 3 मोल होता। हो सकता था एक गैस और भी होती, वो भी ऐड कर लेते, कोई मसला नहीं है। ये न्यूमेरिकल क्या 1 मिनट में हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है 1 मिनट में, कोई मसला ही नहीं है इस न्यूमेरिकल का। देखें कितना सिंपल है। आपने फॉर्मूला भी क्या लिखना था? किसका फाइंड करना है पार्शियल प्रेशर? नाइट्रोजन का। N2 फॉर्मूला क्या बताया था बेटा? नंबर ऑफ मोल जिस गैस का फाइंड करना चाहते हैं मल्टीप्लाई टोटल प्रेशर डिवाइडेड बाय बेटा टोटल नंबर ऑफ मोल। ये तो बहुत ही आसान है। देखें नंबर ऑफ मोल किसके? जिसको आप फाइंड करना चाहते हैं। नंबर ऑफ मोल किसके? जिसका पार्शियल प्रेशर फाइंड करना चाहते हैं। किसका पार्शियल प्रेशर फाइंड करना चाहते हैं? नाइट्रोजन का। तो नाइट्रोजन के मोल कितने बेटा? 2 डिवाइडेड टोटल मोल कितने? 2 and 4 6 मल्टीप्लाई टोटल प्रेशर कितना है बेटा? टोटल प्रेशर 760। सही है, 760 मल्टीप्लाई बाय 2। 760 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या होगा बेटा? जल्दी से बताएं। 1520 डिवाइड कर दें 6 से, तो बहुत आसान है, खुद सोचें। 1500 को 6 टाइम डिवाइड करें। 1500 को 6 टाइम डिवाइड करें आप। 6 टाइम डिवाइड करेंगे अप्रोक्सीमेटली क्या बनेगा? 250। सही है, 250 पॉइंट कर दें। 20 को 6 टाइम डिवाइड करें तो क्या बनेगा बेटा? 20 को 6 टाइम डिवाइड करें तो क्या बनेगा? यस 3 पॉइंट समथिंग, ऐसा ही है ना। 20 को अगर 6 से डिवाइड करते हैं तो क्या बनेगा? 3 पॉइंट समथिंग। तो 253 पॉइंट x कर देते हैं, ये आंसर होगा पार्शियल प्रेशर। टॉर ही लिख देंगे। क्लियर हो गई बात? ये क्वेश्चन को यहां तक सिंपल था भाई। द टोटल प्रेशर ऑफ वेसल लिखता, मैंने यहाँ वेसल नहीं लिखा, कंटेनर नहीं लिखा, मैंने तो एक जर्नल आपको समझाने के लिए क्वेश्चन लिख दिया कि भाई इस नोयत का अगर न्यूमेरिकल आए तो खुद कर सकते हैं। अब यहाँ पे द टोटल प्रेशर ऑफ कंटेनर लिखा हो, वेसल लिखा हो, सही है, 760 टॉर, सही है,
2 मोल ऑफ नाइट्रोजन एंड 4 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। फाइंड द पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन गैस। हो सकता है कि यहां पर आपसे नाइट्रोजन गैस का पार्शियल प्रेशर नहीं पूछता, कार्बन डाइऑक्साइड का पूछता, तो क्या करते? जल्दी से लिखते कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के मोल कितने बेटा? 4। कार्बन डाइऑक्साइड के मोल कितने? 4। डिवाइड कर दें टोटल से और मल्टीप्लाई कर दें 760 से बच्चों। ठीक है, अब करें 4 को मल्टीप्लाई करें 760 से, तो आंसर क्या आ रहा है जल्दी से बताएं। 4 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 760 से, 4 को मल्टीप्लाई करें 760 से, तो आंसर क्या बन रहा है? 2 टाइम्स जब मल्टीप्लाई किया था तो आंसर क्या आया था? 1520। 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आंसर? 3040 को डिवाइड 6 से कर दें, 6 से डिवाइड कर दें तो बहुत ही आसान हो गया। अगर आप 3000 को 6 से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या बनेगा? जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं। 500 बनेगा। ठीक है, अभी तो 5 लिख लेते हैं। 40 को डिवाइड करें 6 से, यस, तो आंसर क्या बनेगा? 6 पॉइंट समथिंग, तो वैल्यू आ जाएगी 500। यस बेटा, जल्दी से आंसर क्या होना चाहिए? 500 6.x, ये आंसर बनेगा। चेक करें, कैलकुलेटर से भी चेक कर लें यही आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा। तो ये हो गया बेटा पार्शियल प्रेशर। तो परेशान ना हो, डाल्टन्स लॉ की यही एक न्यूमेरिकल है जो 1 मिनट में हो सकती है। वो दूसरी वाली न्यूमेरिकल जिसमें T1 वाले वो नहीं हो सकती, पॉसिबल नहीं है 1 मिनट में बेटा। तो ये न्यूमेरिकल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन आया भी तो पार्शियल प्रेशर फाइंड करना होगा। कोई सी भी गैसेस दी होंगी, पार्शियल प्रेशर याद रखिएगा, जिस गैस का पार्शियल प्रेशर हमें फाइंड करना है उसको न्यूमरेटर में लिखेंगे और डिवाइड किससे करेंगे? टोटल से, और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? टोटल प्रेशर से। सिंपल हो जाएगा। क्लियर है क्वेश्चन यहां तक? क्लियर। अब न्यू टॉपिक पढ़ते हैं, आइडियल एंड नॉन आइडियल गैस। मिटा दूं बेटा सारा? लिख लिया आप लोगों ने? आई थिंक ये भी लिख लिया होगा, सब कुछ आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो बेटा अब थोड़ा सा इसी गैस लॉज में से एक सिंपल और आसान टॉपिक खत्म करते हैं। बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है। हम यहां पे लिखते हैं बच्चों आइडियल गैस, हाँ आइडियल गैस, और नंबर 2 लिखते हैं यहां पर नॉन आइडियल गैस। ठीक है, इसको भी डिस्कस करते हैं बच्चों। आइडियल गैस और नंबर 2 नॉन आइडियल गैस। अच्छा एक बात बता दूं आपको, आइडियल गैस और नॉन आइडियल गैस, ये जो नॉन आइडियल गैस होती है इसको पढ़ा जाता है बेटा रियल गैस। ठीक है, ये रियल गैस है। और जो आइडियल गैस होती है बच्चों वो याद रखिएगा नॉन रियल गैस कहलाती है। वो रियल गैस नहीं है, एक आइडियल है, एक इमेजिनेशन है, एक ख्याल है। जो चीज हकीकत होती है वो आइडियल नहीं होती, ये आपको भी पता है। ठीक है, नॉन आइडियल मतलब आइडियल नहीं है तो वो हकीकत में है ना, जब भी तो वो आइडियल नहीं है। मिसाल के तौर पे 2-4 एग्जाम्पल आपको तुम समझाऊं। अभी आप घर बैठ के वीडियोस देख रहे हैं, लेक्चर पढ़ रहे हैं ना, ये आपके आइडियल्स नहीं है। आपका आइडियल है लम्स, ठीक है, पम्स, वो आइडियल है क्योंकि अभी आप उसी के बारे में सोच रहे होते हैं, क्योंकि वो हकीकत में नहीं है। ठीक है, सुपर की क्लास लेना आपके लिए आइडियल नहीं है, वो तो कंटिन्यू, वो तो रियलिटी है, वो तो आप लेंगे। सही, आपने एडमिशन लिया हुआ, आप कंटिन्यू करेंगे। अगर आपके पास बाइक है, कार है, ठीक है, जो भी रिक्शा है, कहीं ट्रैवल करते हैं, वो आइडियल नहीं है क्योंकि वो तो आपके घर में मौजूद है। सही है। आइडियल क्या है कि आप चले तो गाड़ी आगे, गार्ड की आगे चले, पीछे चले, प्रोटोकॉल के साथ चले, ये आइडियल है। समझ आ रही है बात? सेंटर अगर कॉलेज जा रहे हैं, कॉलेज जाके अपने प्रिंसिपल को देखना, ये आपके लिए शायद आइडियल नहीं होगा क्योंकि रोज ही देख रहे होते हैं। किसी एक्टर्स को देखना आप सोचते होंगे ये आइडियल है। तो जो चीज हकीकत में है वो आइडियल नहीं होती है, जो मौजूद नहीं है वो क्या है? आइडियल है। इसी तरह से बच्चों याद रखना, दुनिया में जितनी भी गैसेस हैं वो क्या है? रियल गैसेस हैं, वो नॉन आइडियल है। ये तमाम गैसेस, चाहे वो नाइट्रोजन गैस हो, चाहे वो ऑक्सीजन गैस हो, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड हो, दुनिया में जितनी भी गैसेस हैं वो रियल गैसेस होती हैं, वो आइडियल नहीं है। जितनी भी गैसेस हैं रियल है। लेकिन
आइडियल क्या है? कंडीशन है। कंडीशन क्या? किसी भी गैस को PV nRT के इक्वल ले आओ, वो कंडीशन क्या हो जाएगी? आइडियल कंडीशन। मिसाल के तौर पे थोड़ी देर तक आप वीडियो देखते हुए आंखें बंद करके सोचें आप ऑक्सफोर्ड की क्लास ले रहे हैं, ये तो ऑक्सफोर्ड की क्लास हो रही है, तो आपकी सोच है ना, ये आइडियल्स आपने सोच लिया, क्लास सुपर की हो रही है। थोड़ी देर के लिए सोच ले कि आप हार्डवेयर यूनिवर्सिटी की क्लास अटेंड कर रहे हैं, तो आपने इसको क्या बना लिया? इस कंडीशन को आइडियल बना लिया। मैं कंसीडर कर लूं कि नाइट्रोजन, वैसे आपको पता है नाइट्रोजन क्या है? रियल गैस है ना, आप उसको आइडियल कंसीडर करें। आइडियल कंसीडर करने के लिए उसको इस फॉर्मूले के ओबे करें। इस फॉर्मूले का ओबे करने का मतलब उसको प्रेशर कितना कंसीडर करें? 1 atm, वॉल्यूम कितना कंसीडर करें? 22.4 dm³, नंबर ऑफ मोल कितने कंसीडर करें? 1 मोल, और तमाम आइडियल गैसेस को कंसीडर कर लें, लिक्विफाइड हो जाती है -273 सेंटीग्रेड पर, चाहे वो भले ना हो, इससे पहले ही लिक्विफाइड हो जाती है रियल गैसेस तो। लेकिन आपने एक कंडीशन दी है ना आइडियल, मतलब जो भी गैस, याद रखना बच्चों, किसी भी गैस को PV nRT पर ओबे कराओ तो वो क्या बन जाएगी? आइडियल कंडीशन बन जाएगी। वरना दुनिया में जितनी भी गैसेस हैं वो क्या हैं? यस, वो रियल गैसेस हैं, वो आइडियल नहीं है। हमारे सिंटैक्स बुक बोर्ड में तो बहुत कम लिखा हुआ है। थोड़ा सा फेडरल में टच करते हैं, वहां क्या लिखा हुआ है? कई दफा MCQs आए, मैंने जो शीट दी उसमें भी है। ये आइडियल गैसेस की कंडीशन है बेटा, ये मैंने लिखी है। आइडियल गैस की मैंने 2 कंडीशन लिखी है, याद रखना, आइडियल गैस और नॉन आइडियल गैस और रियल गैस में। ये तो एक हमने आम सी बात की ना अपने सिंटैक्स बुक बोर्ड के मुताबिक, लेकिन इसमें कोई रीजन तो नहीं बताया, बस ये बताया भाई जो भी गैस PV nRT पर ओबे करे वो आइडियल है, जो ना करे वो, जो जितनी भी रियल गैसेस है वो इस पर ओबे नहीं करती। लेकिन आइडियल की 2 और बातें हैं जो एथेंटिक फेडरल और पंजाब टेक्स्ट में लिखी हुई हैं, और ये आपके इंट्रोडक्शन में आ भी चुकी हैं। देखें, किसी को भी आप बताएंगे तो नंबर 1 कंडीशन आइडियल की, देयर आर नो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल। मतलब आइडियल गैसेस में ना तो कोई अट्रैक्टिव फोर्स होती है ना कोई रिपल्सिव फोर्स होती है, लेकिन रियल गैसेस में हम कहते हैं फोर्स होती है। पहला डिफरेंस ये है। अगर आप बोले को कहे कि भाई केमिस्ट्री में साइंटिफिकली बताएं क्या डिफरेंस होता है आइडियल गैस और नॉन आइडियल गैस में, ये तो सिंटैक्स बुक बोर्ड वाला हर टीचर पढ़ा के चला जाएगा आपको, लेकिन ये थोड़ा समझें कि फर्क क्या होता है आइडियल और नॉन आइडियल में। नंबर 1, देयर आर नो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल। ये आइडियल के अंदर होता है। गैस मॉलिक्यूल में कोई अट्रैक्टिव फोर्स नहीं होती। क्यों नहीं होती? हाई काइनेटिक एनर्जी होती है, मॉलिक्यूल की मूवमेंट ज्यादा होती है, मॉलिक्यूल्स के दरमियान स्पेस बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। द वॉल्यूम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल, जो गैस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम होता है, इज नेग्लिजिबल, बिल्कुल नेग्लिजिबल कंसीडर करते हैं, कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। किससे कंपेयर करें? वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर से। कंटेनर के वॉल्यूम से अगर कंपेयर किया जाए गैस का वॉल्यूम तो नेग्लिजिबल होता है, लेकिन रियल गैसेस में हम ये नहीं कहते हैं नेग्लिजिबल है, हम कहते हैं वॉल्यूम होता है, भले कम ही होता है, होता है। तो बच्चों जिंदगी में याद रखना, आइडियल गैस और नॉन आइडियल में सिंटैक्स बुक बोर्ड वाली बात तो आप जर्नल बस किसी को यही समझा सकेंगे भाई तमाम दुनिया में गैसेस जो हैं वो रियल होती हैं, और रियल होने के बाद आपको यही कह सकेंगे भाई जो भी गैस PV nRT पर ओबे करती है वो क्या है? आइडियल गैसेस है। लेकिन किसी को अगर साइंटिफिकली समझाना हो या इंट्रोडक्स की तैयारी करनी है तो 2 पॉइंट याद रखना। एक, अपने वर्ड्स में याद कर लें, आइडियल गैसेस जो होता है उसमें ना तो कोई अट्रैक्टिव फोर्स है ना रिपल्सिव फोर्स है, रियल गैसेस में फोर्सेस हैं। नंबर 2, गैस का जो वॉल्यूम होता है वो नेग्लिजिबल होता है एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, लेकिन रियल गैसेस जो है वो वॉल्यूम रखती हैं, चाहे बहुत कम रखें, लेकिन है सही। अगर मैं आपसे कहूं ये अच्छा कंटेनर भी बना हुआ है, मैंने जो आपको शीट भेजी है मैं आपको बता दूंगा व्हाट्सएप पे, मुझे याद नहीं आ रहा, शीट नंबर आई थिंक 8 है या 7 में MCQs देखिएगा। देखें मैंने वहां MCQs दिया हुआ है। अगर ये कंटेनर में रखता हूं, ठीक है, ये रियल गैसेस का बना लेते हैं, ये रियल गैसेस हैं। अब रियल गैसेस का वॉल्यूम नेग्लिजिबल नहीं होता, इतना ज्यादा वॉल्यूम नहीं होता, नेग्लिजिबल होता है स्पेस, इतना स्पेस नहीं होता जितना वहां पर बताया जाता है आइडियल का। अब ये कंडीशन गैस की कब होगी? जब हाई प्रेशर हो और एंड लो टेम्परेचर हो।
याद रखना ये एमसीक्यूज। रियल गैस जो है वो किस कंडीशन पे बिहेव करती है, वो कौन सी कंडीशन पे स्टेबल रहती है रियल गैस? हाई प्रेशर एंड यस लो टेम्परेचर। अगर आप रियल गैस को आइडियल गैस में चाहते हैं शेप में लाना, रियल गैस को आइडियल शेप में लाना चाहते हैं, तो आप क्या करें? टेम्परेचर बढ़ा दें, टेम्परेचर बढ़ा दें, हाई टेम्परेचर कर दें, हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। अगर हाई टेम्परेचर करते हैं बच्चों, अगर हाई टेम्परेचर करते हैं तो लाजमी सी बात है मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर हो जाएंगे। सही है। लो प्रेशर करेंगे जब भी मॉलिक्यूल्स में स्पेस ज्यादा आ जाएगा, जिसका मतलब क्या हुआ? यस, ना तो अब इनमें कोई अट्रैक्टिव फोर्स रही, ना रिपल्सिव रही, और वॉल्यूम भी इनका नेग्लिजिबल हो गया। तो याद रखना ये दो एमसीक्यूज और बता रहा हूं। अच्छा, मैं साथ साथ आपको फेडरल वाले टॉपिक इसलिए पढ़ा देता हूं कि आपको डबल मेहनत नहीं करनी पड़े। ये फेडरल की बुक में है कि आइडियल गैसेस जो है उसके लिए याद रखिएगा वो किस पे डेविएट करती है, किस पे बिहेव कर डिपेंड करती है? हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर पर। और रियल गैसेस के लिए हम क्या कहते हैं? हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। क्लियर हो गई बात? ये भी हमने एक छोटा सा टॉपिक था, लेकिन फिर भी हमने अच्छी तरह मैंने आपको उसको एक्सप्लेन कर दिया। अब स्टार्ट करते हैं बेटा लिक्विड स्टेट। क्लियर है? कोई क्वेश्चन तो नहीं होगा? अगर हो तो आप मुझसे डिस्कस कर लेना। आई थिंक क्लियर। तो बेटा अब हम स्टार्ट करते हैं सेकेंड स्टेट ऑफ मैटर, और वो स्टार्ट करते हैं कहाँ से? लिक्विड से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो बच्चों जल्दी से बताओ लिक्विड के बारे में क्या कहते हैं। लिक्विड की डेफिनेशन तो 9th वाली तो आपको रट गई होगी, याद होगी आपको। लिक्विड के लिए क्या कहते हैं? यस, नॉट डेफिनेट शेप बट डेफिनेट वॉल्यूम। डेफिनेट शेप इसलिए नहीं कहते कि जिस कंटेनर में रखें उस कंटेनर वाली शेप हो जाती है उसकी, हर कंटेनर में एडजस्ट हो सकता है। नंबर 2, जल्दी से बताओ लिक्विड की काइनेटिक एनर्जी किससे ज्यादा है? सॉलिड से। किससे कम है? गैस से। लिक्विड की डेंसिटी किससे ज्यादा है? गैस से ज्यादा है। और कम किससे है? सॉलिड से। इंटरमीडिएट स्टेट्स ऑफ मैटर भी कहा जाता है। क्या? इंटरमीडिएट स्टेट्स ऑफ मैटर। अच्छा, प्रॉपर्टीज लिखकर आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा, ओरल बता रहा हूं। ये आसान आसान चीजें टीचर्स बोर्ड भर के खाम का टाइम वेस्ट करते हैं। आप इंट्रोडक्स की तैयारी कर रहे हैं, कोचिंग की नहीं कर रहे। ठीक है, यही टाइम आपको जो है ना फेडरल की 2-3 चीजें पढ़ाऊंगा जो बच्चे परेशान रहते हैं। लंडन फोर्सेस क्या होती हैं, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन क्या होती है, एडहेसिव फोर्स क्या होती है, कोहेसिव क्या होती है, आगे चल के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में ये चीजों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये है हम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। सिंपल है, लिक्विड की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है? एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन पता है आपको। जनरली पूछूं आपसे, लिक्विड एक्सपेंड बाय, जल्दी से बताओ। लिक्विड एक्सपेंड बाय हाई टेम्परेचर, कॉन्ट्रैक्ट बाय लो टेम्परेचर। आपको पता है लिक्विड में होता क्या है? जैसे थर्मामीटर में क्या है? मर्क्यूरी लिक्विड है ना, किसी हॉट बॉडी पे अप्लाई करो तो मर्क्यूरी क्या होगा? एक्सपेंड हो जाएगा। लेकिन दोबारा से इसको कोल्ड एनवायरनमेंट दो तो वो क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट। तो लिक्विड एक्सपेंड बाय हाई टेम्परेचर और कॉन्ट्रैक्ट बाय लो टेम्परेचर। बात समझ आ रही है? क्लियर है? नंबर 2, क्या लिक्विड में डिफ्यूजन होती है? यस, लिक्विड भी डिफ्यूज होता है, बट एज कंपेयर टू स्लो रेट होता है एज कंपेयर टू गैस। गैस में डिफ्यूजन रेट ज्यादा है एज कंपेयर टू द लिक्विड, क्योंकि मूवमेंट इतनी ज्यादा नहीं है ना। काइनेटिक एनर्जी पता है कम है लिक्विड में एज कंपेयर टू द गैस। ठीक है। नंबर 3, तो इनको लिखने की जरूरत नहीं थी। नंबर 3, क्या लिक्विड कंप्रेस होता है? कंप्रेसिबिलिटी भी है, बट एज कंपेयर टू द गैस इसमें भी कंप्रेसिबिलिटी कम है। बात समझ आ रही है? क्योंकि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स में स्पेस होता है लेकिन इतना ज्यादा नहीं होता जितना गैस में होता है। तो भी हाई प्रेशर, हाइड्रोलिक जंप वगैरह हम डिस्कस करते हैं, लेकिन बहरहाल कोचिंग है नहीं तो इन चीजों को डिस्कस क्यों करें। डायरेक्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं बेटा, क्योंकि ये 4 टॉपिक आपकी बुक के इंपॉर्टेंट हैं। विस्कोसिटी, वेपर प्रेशर, या सरफेस टेंशन एंड बॉइलिंग पॉइंट। इसके बाद मैं आपको एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ाऊंगा। वो कौन से? मैंने कहा आपको लेनिन फोर्सेस, सही है, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। ये फोर्सेस हम पढ़ाई नहीं जाती, एडहेसिव कोहेसिव, इनको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, तो ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से इनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम यहां से फर्स्ट टॉपिक जो मेन टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। उसका नाम है बेटा विस्कोसिटी।
ठीक है, विस्कोसिटी। अच्छा बच्चों एक बात बताओ मुझे, सिंपल यहां पर आपसे पूछता हूं, हम यहाँ पर डेफिनेशंस या बोर्ड नहीं भरेंगे, हम यहाँ पर सिंपल इसको फॉर्मूले में सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, किसमें? फॉर्मूले में पूरे टॉपिक को सॉल्व करना है हमने पूरे फॉर्मूले में। नंबर 1, विस्कोसिटी वर्ड जो है वो ड्राइव किससे हुआ है? बताओ मुझे, विस्कोसिटी वर्ड ड्राइव किससे हुआ है? विस्कस से। विस्कस किसको कहते हैं? थिक लिक्विड, गाढ़ा लिक्विड। ठीक है, हम ये तो आम सी बात है, घर में देखें हनी भी है, वाटर भी है, ऑयल भी है। जल्दी से बताएं, हनी जो है वो थिक है ना ज़्यादा, और वाटर जो है एज कंपेयर टू हनी क्या है? कम थिक है, गाढ़ा कम है। जो ज़्यादा थिक लिक्विड होगा आप केमिस्ट्री के वर्ड्स में कह दो कि भाई उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा है, जो कम थिक है तो आप कह दो उसकी विस्कोसिटी कम है। बहुत ही सिंपल हो जाएगा। बात समझ आ रही है? जो बहुत ज्यादा थिक लिक्विड है केमिस्ट्री में कह दो उसकी विस्कोसिटी ज्यादा है, जो कम थिक है उसको कह दो विस्कोसिटी कम है। तो टॉपिक तो खुद क्लियर हो गया। जल्दी से बताओ, एक बात आपसे पूछूं, अगर एक हनी को डाउनवर्ड फ्लो कराएं, एक ग्लास वाटर को डाउनवर्ड फ्लो कराएं, ज्यादा तेजी के साथ फ्लो कौन करेगा? जल्दी से बताओ, कौन फ्लो करेगा? वाटर करेगा ना। मतलब जिसकी विस्कोसिटी कम होगी उसका फ्लो ज्यादा, जिसकी विस्कोसिटी ज्यादा होगी उसका फ्लो कम। ठीक है, इसका मतलब जिसकी विस्कोसिटी ज्यादा होती है उसका फ्लो कम होता है, क्योंकि वहां रेजिस्टेंस क्या होती है? ज्यादा होती है, क्योंकि मॉलिक्यूल रेजिस्ट करते हैं। अब ये बातें तो आप भूल जाओगे, लिखूंगा बोर हो गए, फॉर्मूले में लिख देता हूं, यही डेफिनेशन है। अगर मैं आपसे कहूं बेटा याद रखिएगा, नंबर 1 यही एमसीक्यूज पॉइंट होते हैं। विस्कोसिटी जो है यस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है फ्लो ऑफ लिक्विड, फ्लो ऑफ लिक्विड। समझें जरा, मुझे कोई मसला नहीं है मैं टाइम वेस्ट कर दूं बोर्ड भर के पूरा, हमें बोर्ड नहीं भरना, हमें लिखना नहीं है, हमें सिंपल, हमें फॉर्मूलाज चाहिए, छोटे से फॉर्मूलाज में बड़ी बात समझ जाए। मैं चाहता हूं आपकी बुक में अगर ये 2 पेजेस का टॉपिक है ना, शॉर्ट करके फॉर्मूले में लिखकर आपको आधे पेज में ले आऊं। यही डेफिनेशन होती है, द एबिलिटी टू फ्लो ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड विस्कोसिटी, यही कहते हैं ना। या कभी कभार बुक में डेफिनेशन लिखा होता है रेजिस्ट टू फ्लो। हर लिक्विड की फ्लो होने की एबिलिटी एक जैसी नहीं होती, क्योंकि सबकी विस्कोसिटी डिफरेंट होती है। जिसकी विस्कोसिटी ज्यादा होगी इसका फ्लो कम होगा, जिसकी विस्कोसिटी कम होगी इसका फ्लो ज्यादा होगा। ये डेफिनेशन आपने यही लिख दी, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड बेटा, विस्कोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस ऑफ मॉलिक्यूल्स। जितना मॉलिक्यूल्स रेजिस्ट कर रहे हैं मतलब वहां विस्कोसिटी ज्यादा है, या यूं कह दूं जहां विस्कोसिटी ज्यादा होती है मॉलिक्यूल्स में रेजिस्टेंस भी ज्यादा होती है। सेकंड बात भी हमने थ्योरी यहां पे लिख ली, और हमें पता है डिफरेंट लिक्विड्स। अब ये 2 पॉइंट्स में आपका आधा एक पैराग्राफ पूरा हो गया अगर आपने सिंपल 2 पॉइंट पढ़ लिए। जितनी मैंने एक्सप्लेनेशन दी वो 2 पॉइंट में हो गई। जल्दी से बताएं बेटा, विस्कोसिटी रिप्रेजेंटेड बाय, थर्ड, it is represented by eta। represent किससे किया जा रहा है? eta से। ठीक है, नंबर 4 बेटा, विस्कोसिटी का यूनिट क्या है? पॉइस। इसका यूनिट क्या है? पॉइस है। अगर आपसे पूछा जाता है एसआई यूनिट क्या है विस्कोसिटी का, एसआई यूनिट, ये जो सिंपल एमसीक्यूज हैं, एसआई यूनिट क्या है विस्कोसिटी का? जल्दी से बताएं क्या है विस्कोसिटी का एसआई यूनिट? आपको प्रेशर का यूनिट याद है? एसआई यूनिट क्या है प्रेशर का? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के दरमियान टाइम लेकर आ जाएं। टाइम का यूनिट क्या है? सेकंड। ये हो गया एसआई यूनिट। क्लियर है? अच्छा, इसके कुछ फैक्टर्स है। बुक में हमारी सिंटैक्स बुक बोर्ड में हेडिंग्स नहीं दी है फैक्टर की, एक पैराग्राफ दिया हुआ है। टॉपिक छोटा है, पैराग्राफ है, पैराग्राफ कौन बैठ के याद करेगा? फॉर्मूले में कन्वर्ट कर लेते हैं भाई। विस्कोसिटी डिपेंड्स अपॉन, लिख लेते हैं हम यहां पर कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करता है बेटा। यस, नंबर 1 साइज ऑफ मॉलिक्यूल। अब ये हेडिंग्स नहीं है, अब ये जो साइज ऑफ मॉलिक्यूल होगा या तो डॉगर या कार्बन की बुक में मिलेगा आपको। ये हमारी बुक में तो हेडिंग्स है ही नहीं, हमारी बुक में तो टेम्परेचर का जिक्र किया है बस।
नंबर 2 फेडरल की बुक में लिखा हुआ है शेप ऑफ मॉलिक्यूल बेटा, शेप ऑफ मॉलिक्यूल। हम एमसीक्यूज पढ़ रहे हैं तो हम खामखा फालतू चीजें नहीं, ये चीजें पढ़ें। नंबर 3 और किस चीज पे डिपेंड करता है बेटा? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। IMF नहीं है ये, कर्जे वाला नहीं, अमेरिका वाला है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। नंबर 4 टेम्परेचर। अब देखें टॉपिक कितना आसान हो गया, ज्यादा भी पढ़ रहे हैं, फेडरल वाली चीजें भी इंक्लूड कर रहे हैं, मल्टीपल डोगर्स कार्बन वाली चीजें भी इंक्लूड कर रहे हैं और शॉर्ट करके पढ़ रहे हैं, थ्योरी नहीं लिख रहे हैं हम यहाँ पर। साइज ऑफ मॉलिक्यूल, खुद सोचें, अंडरस्टूड सी बात है बेटा, अगर मॉलिक्यूल्स का साइज कम होगा तो उनका रेजिस्टेंस एरिया भी कम होगा। जितना साइज ज्यादा होगा उतना रेजिस्टेंस एरिया भी ज्यादा होगा, और जितनी मॉलिक्यूल्स में रेजिस्टेंस होगी उतनी विस्कोसिटी भी ज्यादा होगी। मतलब साइज ऑफ मॉलिक्यूल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके बेटा? विस्कोसिटी। अब बताओ मुझे, कोई थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूले में टॉपिक कंप्लीट हो गया। मतलब साइज ऑफ मॉलिक्यूल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। नंबर 2 शेप ऑफ मॉलिक्यूल। आपको पता है कितने तरह की शेप होती है मॉलिक्यूल्स की जो हम मेजर पढ़ते हैं? अब ये पंजाब टेक्स्ट में लिखा हुआ है, फेडरल में भी लिखा हुआ है, अगर आप मैंने कहा डॉगर्स की बुक में लिखा हुआ है तो आ सकता है ना, इतनी बुक्स में लिखा हुआ है एमसीक्यूज की। एक होता है इलोंगेटेड, एक होता है स्फेरिकल। कौन कौन सी शेप्स होती हैं बता रहा हूं, नोट करो। एक होती है स्फेरिकल और दूसरी होती है इलोंगेटेड। इलोंगेटेड कौन सा होता है मॉलिक्यूल? थोड़ा सा लंबा बना हुआ होता है। एक होता है स्फेरिकल मॉलिक्यूल, बिल्कुल गोल होता है। एक मॉलिक्यूल एग लाइक शेप होती है इसकी, ये होता है इलोंगेटेड। ठीक है, अब जो स्फेरिकल शेप होती है ना, इसका रेजिस्टेंस एरिया कम है, आपको पता है इलोंगेटेड का, यस, रेजिस्टेंस एरिया ज्यादा है। तो इसका मतलब ये हुआ, यहां पर हम डायरेक्टली नहीं लिखेंगे, यहां पे याद रखिएगा इलोंगेटेड मॉलिक्यूल्स के लिए बात कर रहे हैं कि यहां पर रेजिस्टेंस एरिया ज्यादा है, मतलब वहां विस्कोसिटी ज्यादा होगी। लेकिन जो स्फेरिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं वहां पर विस्कोसिटी कम होगी। क्लियर? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जितना ज्यादा मॉलिक्यूल्स के दरमियान अट्रैक्शन होगी, ये तो अंडरस्टूड है, जितना थिक लिक्विड होगा उतना ही मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के नियरेस्ट होंगे। सही है, जितना मॉलिक्यूल एक दूसरे के नियरेस्ट होंगे उतनी अट्रैक्शन ज्यादा होगी, उतना रेजिस्ट करेंगे। भाई जितना करीब होंगे मॉलिक्यूल रेजिस्ट करेंगे ना दूर होने में। अगर आपका कोई गहरा दोस्त है, आप रेजिस्ट करेंगे ना, यार बैठ जाओ थोड़ी देर और रुको यार, कहाँ जा रहे हो, चाय पी के जाना, ठीक है। लेकिन कोई गहरा दोस्त नहीं तो आप कहेंगे जान छोड़े यार, जल्दी से चला जाए, मतलब तो रेजिस्ट नहीं करेंगे, रोकने की कोशिश नहीं करेंगे। डिपेंड करता है अट्रैक्शन पे, जितनी आपकी अट्रैक्शन उसके साथ है उतना रेजिस्टेंस होगी, दूर नहीं भेजेंगे उसको। ऐसा ही है, तो जितनी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, जितना मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट करेंगे उतनी ही विस्कोसिटी ज्यादा होगी। ठीक है बेटा, ये भी फॉर्मूले में लिख दिया, कोई थ्योरी की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला कर लें आपका काम हो गया। क्योंकि हमें कौन सा शॉर्ट नोट लिखने जाके, इंट्रोडक्स इसी को तो कहते हैं, शॉर्टकट को। सही है, लॉन्ग बोर्ड भरने को इंट्रोडक्स थोड़ी कहते हैं। टेम्परेचर जो है, अगर टेम्परेचर की बात करते हैं बच्चों, तो टेम्परेचर याद रखना, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है? मॉलिक्यूल्स के दरमियान अट्रैक्शन कम होती है, मॉलिक्यूल्स दूर होते हैं। जितना मॉलिक्यूल्स दूर होंगे उतनी अट्रैक्शन क्या होगी? कम हो जाएगी। अट्रैक्शन कम होती है मतलब विस्कोसिटी कम हो जाएगी, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बेटा। ये तो आप सिंपल खुद भी समझें, सिंपल सी बात है। हनी जो है उसको आप जरा बर्नर पे रखें, एक स्पून हनी को बर्नर पे रखें, उसकी विस्कोसिटी चेक करें, बिल्कुल कम हो जाएगी। जब वो दोबारा कूल डाउन होगा तो वही विस्कोसिटी हो जाएगी। मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से विस्कोसिटी कम होती है। किसी विस्कस लिक्विड पर टेम्परेचर देके देखें, थिकनेस कम हो जाएगी। लेकिन जब टेम्परेचर कम करेंगे तो विस्कोसिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो ये मैंने 3-4 फॉर्मूले सिंपल, मतलब जरूरत नहीं खाम खा परेशान होने की, बैठ के थ्योरी रट्टे लगा रहे हैं, जरूरत ही नहीं है भाई। 4 चीजें, साइज ऑफ मॉलिक्यूल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, शेप, ये दोनों चीजें बुक में नहीं थी, एक्स्ट्रा लिखवा दी आपको। 2 तरह के मॉलिक्यूल होते हैं, स्फेरिकल एंड इलोंगेटेड। तीसरा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जितनी ज्यादा अट्रैक्शन होगी उतनी विस्कोसिटी ज्यादा होगी। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो विस्कोसिटी क्या होगी? कम हो जाएगी। टेम्परेचर कम करेंगे विस्कोसिटी ज्यादा हो जाएगी। क्लियर हो गई बात? ये एक एमसीक्यूज देने को दिल कर रहा है यहाँ पे, देखते हैं कौन सॉल्व करके दिखाएगा। ठीक है, मिटा दूं इसको बेटा, एक एमसीक्यूज लिख के दिखाता हूं।